आज का जो हमारा टॉपिक है वह इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें हम इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने सौंप दिया गया और शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। इसका जो सही जो ऑप्शन है वो है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन कि केवल एक कथन ही सही है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि जो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उस युद्ध का अंत जो है वो इलाहाबाद की संधियों के द्वारा हुआ। इलाहाबाद की संधि जो है वो 14 अगस्त और 16 अगस्त को हुई। 14 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। इसी संधि के अनुसार, इलाहाबाद की संधि के अनुसार नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो ये कथन जो है वो पूर्णतया सही है और साथ में ही कंपनी को, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वादा किया, मतलब सहमति व्यक्त की। और शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार दीवानी देने के फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। यह गलत है, क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं, क्योंकि युद्ध की खर्च की भरपाई के बदले में ना देकर बल्कि 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों के पर विचार कीजिए, उनके अधिनियमन के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि कारखाना अधिनियम, सारदा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि कारखाना अधिनियम जो है वो 1947 में आया, सारदा अधिनियम जो है 1929 में आया, दहेज निषेध अधिनियम जो है वो 1961 में आया और विशेष विवाह अधिनियम जो है वो 1954 में आया। तो इस प्रकार जो सही सुमेलित होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। दूसरा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा चौथा और फिर आएगा तीसरा। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था? जॉन निकोलसन, जनरल ह्यूरोज, सर कॉलिन कैंपबेल या फिर विलियम टेलर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, विलियम टेलर। सही आंसर जो है वो है विलियम टेलर, क्योंकि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया था, इसको दबाया विलियम टेलर ने था। अगर इलाहाबाद और बनारस की बात की जाए तो इन दोनों स्थानों का विद्रोह जो किया था वो मौलवी लियाकत अली ने किया था और इसको विद्रोह को दबाया था कर्नल ऑन्सिल ने। बरेली, कानपुर और लखनऊ का विद्रोह जो है वो सर कॉलिन कैंपबेल ने दबाया और बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया, कानपुर में नाना साहब ने किया और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, जिसने विद्रोह को दबाया। जनरल ह्यूरोज ने झांसी के विद्रोह को दबाया और झांसी का जो विद्रोह था वो
कर्नल हीरोज नभाया और विद्रोही नेता जो थे वो थी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और अगर जॉन निकोलसन की बात की जाए, जॉन निकोलसन जो हैं उन्होंने दिल्ली के विद्रोह को दबाया और दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर ने किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची के सही उपयोग करने के कि कौन सी घटनाएं किस वायसराय के शासनकाल में हुई। एल्बर्ट बिल, काकोरी कांड, लखनऊ समझौता और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और जो इसको बात की जाए तो इसका सही जो आंसर है वो है एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन लेकर आए। काकोरी कांड, काकोरी कांड के समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। लखनऊ समझौते के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और प्रत्यक्ष कार्रवाई के समय लॉर्ड वेवेल थे। तो इसका सही जो आंसर होगा ए का चौथा हो जाएगा और बी का तीसरा और सी का दूसरा और ए का पहला, सॉरी डी का पहला। तो ये क्रम बनेगा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायकोम सत्याग्रह से संबंधित था? पी कृष्णा पिल्लई, के जी मसूरवाला, के केलप्पन या मंतांगिनी हजारा। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन के केलप्पन। त्रावण कोर की रियासत में सामंती सैन्यवादी रीति रिवाजों से ग्रस्त सरकार की क्रूर व्यवस्था थी। त्रावण कोर में सबसे कठोर परिष्कृत क्रूर सामाजिक मानदंड रीति रिवाज देखे गए थे। एक जाति है इझावा और पुलाया, इझाया और पुलाया जैसी निम्न जातियों को दूषित माना जाता था और उन्हें ऊंची जातियों से दूर रखने के लिए कई नियम लागू थे। 30 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने न केवल मंदिर में प्रवेश किया बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध सहित गैर सामाजिक मानदंडों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। माधवन केपी केशव मेनन जो केरल कांग्रेस कमेटी के सचिव थे और कांग्रेस नेता और शिक्षाविद के केलप्पन जिन्हें केरल गांधी के नाम से जानते हैं को वायकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। और वायकोम सत्याग्रह का जो शताब्दी वर्ष है वो आपका 2024 है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण माना गया है, आर को कारण माना गया है। तो कौन सा जो है पुट के आधार पर चयनित करना है कि डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया और 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए आर दोनों सही है और उनका स्पष्टीकरण है, या फिर ए सत्य है आर गलत है, या आर सत्य है ए गलत है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है कि ए सत्य है और आर गलत है। क्योंकि मसूलीपट्टनम शहर जो है ये कृष्णा नदी डेल्टा पर स्थित है और यह 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। डच और ईस्ट इंडिया दोनों कंपनियों ने मसूलीपट्टनम को नियंत्रित करने का प्रयास किया क्योंकि आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था, ना कि पश्चिमी तट पर। क्योंकि आंध्र तट जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है, ना कि पश्चिमी तट पर। इसीलिए ए सही है और आर जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? बंगाल विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग की स्थापना या फिर हंटर आयोग का गठन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हंटर आयोग का गठन। 1882 में सरकार ने
1854 के बाद से देश की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया और इसकी अध्यक्षता है वो W हंटर ने की और हंटर आयोग बना। और हंटर आयोग की सिफारिशें जो थी वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। जबकि हंटर कमीशन जो है वो 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बनाया गया था, लेकिन हंटर आयोग जो था वो शिक्षा के लिए था और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कि उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की और उन्हें स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता है। लोगों के कल्याण के लिए 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की, इसलिए पहला कथन जो है सही है। और देशबंधु चित्तरंजन दास ने 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, इसलिए दूसरा कथन भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? नारायण मेघाजी लोखंडे, लाला लाजपत राय, वीपी वाडिया या सोराबजी साहपुरजी बंगाली? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नारायण मेघाजी लोखंडे। क्योंकि 1890 में एम लोखंडे यानी नारायण मेघाजी लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था। उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जबकि लाला लाजपत राय 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा और आर्य समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक लेखक और पत्रकार भी थे। इनकी रचनाओं में अगर बात की जाए लाला लाजपत राय की, तो द स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया शामिल है। अगर बीपी वाडिया की बात की जाए तो बीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास श्रमिक संघ का गठन किया और यह भारत के पहले संगठित श्रमिक संघों में से एक था। अगर सोराबजी साहपुरजी बंगाली की बात करें तो ये भारतीय एम्बुलेंस कोर में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने गठन युद्ध की घोषणा के समय लंदन में किया था और उन्होंने नेटली में बीमार और घायलों की सेवा की थी। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था और यह व्यवस्था जो थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित थी। तो कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। क्योंकि जमींदारी प्रथा वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। जमींदारों नामक बिचौलियों के माध्यम से किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था और उन्हें भूमि का स्थायी मालिकों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, और यह प्रथा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रचलित थी, इसलिए डी ऑप्शन भी। लेकिन सी जो है कि किसी भू राजस्व जो था सीधे किसानों से ना होकर जमींदारों के माध्यम से वसूल की जाती थी।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लाला लाजपत राय को AITUC के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था और कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल को पहले महासचिव के रूप में चुना गया। प्रमुख कांग्रेस और समाजवादी नेता CR दास ने AITUC के तीसरे और चौथे सत्र की अध्यक्षता की और कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 के एटक के गठन का स्वागत किया, इसलिए बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए कि हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली आयोग और रैले आयोग, इनका सही कालक्रम क्या है? तो अगर बात की जाए तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में आया और यह दस्तावेज भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा पर विचार करता है। हंटर शिक्षा आयोग जो है यह 1882 में आया। इसका गठन अभी लॉर्ड रिपन ने किया था और यह एक संकेतक आयोग था जिसका उद्देश्य 1854 के वुड डिस्पैच के मुद्दों पर गौर करना था। ली आयोग का गठन जो है वो 1924 में हुआ। इसकी स्थापना भारत सरकार के श्रेष्ठ सिविल सेवा की नस्ली संरचना की जांच करने के लिए की गई थी। रैले आयोग का गठन 1902 में किया गया। इसकी स्थापना सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारत विश्वविद्यालय की स्थिति संभावनाओं की जांच के लिए की गई थी, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, पाबना विद्रोह संबंधित है। जमींदारों की दमनकारी नीतियों से, पाबना में कानून व्यवस्था के अभाव से, दलित वर्ग के आंदोलन से या फिर सांप्रदायिक दंगों से? जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जमींदारों के दमनकारी नीतियों से। अगला प्रश्न है, नहीं, पाबना विद्रोह जो है वो जमींदारों की दमनकारी नीतियों से संबंधित है। क्योंकि जमींदारों ने पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जबरन लगान और भूमि कर वसूल किया, जो प्रायः गरीब किसानों के लिए बढ़ाया जाता था। किसानों को 1859 में अधिनियम 10 के तहत अधिग्रहण अधिकार प्राप्त करने से भी रोका गया था और मई 1873 पाबना जिले में पटना के यूसुफ शाही परगना में एग्रेरियन लीग का गठन किया गया और पाबना विद्रोह की शुरुआत की गई। 1885 तक यह आंदोलन जारी रहा, जब सरकार ने 1885 के बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा अधिग्रहण अधिकारों को बढ़ाया। इस आंदोलन को बंकिम चंद्र चटर्जी, RC दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अधीन इंडियन एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न है, यूपी किसान सभा का गठन किया गया 1907, 1915, 1918 या फिर 1921? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1918। यूपी किसान सभा का गठन जो है 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ में की थी। जून 1919 तक यूपी किसान सभा की कुल 450 शाखाएं थीं। इसके अगर अन्य नेताओं की बात करें तो इसमें बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह और झिंगुरी सिंह शामिल थे। अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना या फिर
बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाजों और कानूनों में प्रशिक्षित करना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में की थी और हिंदू और कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को कंपनी के न्यायालय में कानून के प्रशासन में सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों के निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था और भारतीय राज्यों के साथ पत्राचार में शास्त्रीय भाषाओं और स्थानीय भाषाओं का ज्ञान उपयोगी था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचांग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था और सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी। तो कूट के आधार पर चुनना है कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, केवल दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। दूसरा कथन जो इसका गलत है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 6 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई। 16 अगस्त 1932 को इस पंचांग की घोषणा की गई और भारतीय फ्रेंचाइज समिति यानी लोथियन समिति जिसे कहते हैं कि सिफारिशों के आधार पर सांप्रदायिक पंचांग ने दलित वर्गों सहित अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्थापित की और उन्हें 78 सीटें प्रदान की गई। अगर सांप्रदायिक पंचांग के अन्य बिंदुओं की बात की जाए तो प्रांतीय विधानमंडलों की मौजूदा सीटों को दोगुना किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित की गई। दलित वर्गों को दोहरे मत का प्रावधान किया गया और बंबई प्रांत में मराठों के लिए 7 सीटें आवंटित की गई। अगला प्रश्न है, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? हेनरी कॉटन ने, अल्फ्रेड वेब ने, महात्मा गांधी ने या फिर एएम बोस ने? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए एक गठित संगठन था और गांधी जी इसके मानद सचिव थे। अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कि आउटम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था। कार्ल मार्क्स अंग्रेजों के द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार था। आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध था और बेंजामिन डिज़रायली एक राष्ट्रीय उत्थान। तो कौन सा एकदम सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, क्योंकि ए.आर. होम्स ने ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं कहा था। ईसाई धर्म के खिलाफ खिलाफ युद्ध 1857 का यह कहा था रीज ने, यह रीज ने कहा था। और ए.आर. होम्स ने, अगर होम्स की बात की जाए तो होम्स ने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है सभ्यता और बर्बरता के बीच का एक संघर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी और इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। क्योंकि 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। इस समिति ने डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी के कार्यों का अनुसरण किया। इस समिति का उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था, जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार थी, अतः दूसरा कथन भी सही है। यह सुझाव दिया गया कि लंदन सत्र जो है लंदन में आयोजित किया जाएगा,
लेकिन वर्ष 1891 के ब्रिटिश चुनाव के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ या भूमिधारक समाज? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस के पूर्व संघों में इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण था और इसका उद्देश्य वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वर्ष 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस की दूसरी बैठक के दौरान विलय हो गया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का या इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहें या भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है वो विलय हुआ था या उसकी स्थापना उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि बंगाल विभाजन लागू हुआ, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। तो कूट के आधार पर इसको चयनित करना है, क्रम के आधार पर। तो अगर बात की जाए कि बंगाल विभाजन जो है लागू हुआ, वो तारीख है 16 अक्टूबर 1905। सूरत विभाजन 1907 और बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित 7 अगस्त 1905 और दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है दिसंबर 1906। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र निकाला या शुरू किया? बंगदूत, दिग्दर्शन, सुबोध पत्रिका या फिर बंग दर्शन? मतलब कि बंगदूत, दिग्दर्शन, सुबोध पत्रिका या फिर बंग दर्शन? जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सुबोध पत्रिका। प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना जो है 1867 में हुई थी और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र चलाया गया था और यह मराठी अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। बंगदूत जो है कि अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। दिग्दर्शन की जो शुरुआत है वह बाल शास्त्री जाम्भेकर ने मराठी भाषा में की थी और ये मराठी पत्रकारिता का यह जनक माना जाता है। बंग दर्शन की शुरुआत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुए थे? पहला है, मैसूर का नया राज कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली, और विलियम बेंटिक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया और लॉर्ड रिपन ने 1881 में राजकोष के शासक को बहाल कर दिया। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं पूर्णतया सही हैं मैसूर के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। इसने भारतीयों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी आपराधिक मामला दायर करने की अनुमति दी। इसमें भारतीय सिविल सेवक अधिकारियों को यूरोपीय लोगों को जेल में की सलाह देने के लिए अधिकृत किया गया। यह भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन में लिटन के नेतृत्व में एक आंदोलन था।
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसमें प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। यह विधेयक जो था लॉर्ड रिपन ने भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पेश किया था। तत्कालीन प्रचलित कानून के अनुसार किसी यूरोपीय पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है। यूरोपीय लोगों ने सीपी इल्बर्ट द्वारा पेश किए गए इल्बर्ट बिल का कड़ा विरोध किया, जिसने इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। लेकिन रिपन को भारत में अंग्रेज लोगों को संतुष्ट करने के लिए बिल में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहा कि अंग्रेज पर भारतीय मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अंततः बिल वापस ले लिया गया और बाद में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे 1884 में अधिनियमित किया गया। इसीलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए कि कौन सी संधि किस देश से हुई। पेरिस की संधि, गडमंडक की संधि, गंडमक की संधि, सगौली की संधि और यान्दबू की संधि। तो कौन सा जो है वो सही है? केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 2 3 4 या फिर 1 2 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2। क्योंकि पेरिस की संधि जो है, पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783, 3 सितंबर 1783 को अमेरिका और ब्रिटिश प्रतिनिधियों के बीच हुई थी, जिसमें अमेरिकी क्रांति का युद्ध समाप्त हो गया और 1782 की प्रारंभिक संधि के आधार पर इस संधि ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी और साथ ही अमेरिका को पश्चिमी क्षेत्र प्रदान किया। इसलिए पहला कथन चाहिए। दूसरा कथन है, एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान 1879 में गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें खैबर जनजातियों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया। इसलिए दूसरा कथन। सुगौली की संधि 1815 में, सुगौली की संधि जो है वो 1815 में हुई और यह संधि जो है भारत और नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई और 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि हुई। इसलिए जो थी ये जो सुगौली की संधि है, ठीक है, वह नेपाल के साथ है, ना कि बर्मा के साथ है। और यान्दबू की संधि जो है, और जो यान्दबू की संधि जो है वह बर्मा के साथ है। तो तीसरा और चौथा गलत है। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है और यान्दबू संधि जो है वो 1826 में हुई थी। इसलिए इसका केवल एक ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।